नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मिडिल ईस्ट में 8 दिन से बारूद की बरसात हो रही है, मिसाइलों की गूंज सुनाई भी दे रही है, तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं और महाजंग की आग तब और भड़की जब जॉर्डन में ईरानी सेना के हवाई हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जिससे कि भड़के अमेरिका ने तेहरान पर भीषण बमबारी की। ईरान के अहम सैन्य ठिकानों पर लगातार 8वें दिन बम बरसाए। ईरानी सेना की कोस्टल सर्विलांस को निशाना बनाने का काम किया गया। मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज को टारगेट करके हमला किया गया, जिस पर ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ईरान का दावा यह है कि उसने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमला किया। अब सवाल यह है कि जंग की आग और भड़की तो क्या पूरी दुनिया इस आग में झुलसेगी? क्या तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आएगा? और आज इसी मुद्दे को लेकर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। यूएस ने लगातार 8वीं रात ईरान पर बरसाए बम। तो ईरान ने यूएस के MQ-9 ड्रोन गिराने का किया दावा। मिडिल ईस्ट में जंग और भड़कती जा रही है। अमेरिका ने लगातार 8वीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। बंदर अब्बास और बंदर लेंगेह में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिका के दक्षिणी ईरान में हवाई हमलों में पुल, रेलवे लाइनें, सुरंगें, हवाई अड्डे और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान के मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस क्षमता को कमजोर करना है। दरअसल जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आक्रामक हमला किया। शनिवार को ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया था, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। जॉर्डन में हुए हालिया हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को पूरी तरह रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? थार्ड और आयरन डोम क्या फेल हो रहे हैं? वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का खतरनाक MQ-9 रियर ड्रोन मार गिराया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में मौजूद था। ईरान ने MQ-9 ड्रोन मार गिराने का वीडियो भी जारी किया। IRGC ने दावा किया है कि उसने खुजेस्तान प्रांत के अहवाज में अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। हालांकि अमेरिका ने अब तक ना तो ड्रोन गिराए जाने के दावे की पुष्टि की है और ना ही जारी वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। MQ-9 रिपर अमेरिकी सेना का अत्याधुनिक ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हवाई हमलों के लिए किया जाता है। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में बिजली घरों, डिसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट और तेल कुओं पर हमले किए। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में कुवैत के कैंप अल उदेरी स्थित अमेरिकी सेना के गोला बारूद डिपो और अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद पैट्रियट रडार, एयर सर्विलांस रडार को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान की ओर से खाड़ी देशों पर जारी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच बहरीन में एयर रेड सायरन बजते देखे गए। भयंकर युद्ध के बीच कतर समेत कई खाड़ी देशों ने कहा कि यह रेड लाइन पार करने जैसा है। वहीं ईरान का कहना है कि उसके निशाने पर केवल अमेरिकी सैन्य ठिकाने और संपत्तियां हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान पर किसी भी हमले की अमेरिका को भारी कीमत चुकानी होगी और हर कार्रवाई का निर्णायक व विनाशकारी जवाब दिया जाएगा।
वहीं अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि ताजा सैन्य कार्रवाई के दौरान उसकी सेना ने ईरान की निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाओं पर हमले किए। आईआरजीसी के उन बलों को भी निशाना बनाया जिन पर 17 जुलाई को जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने का आरोप है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में फिर माहौल गर्माता नजर आ रहा है। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि अगला कदम क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है और जरूरत पड़ने पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी की जा रही है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उस पर बड़ा हमला हुआ तो उसका जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल सकता है। ये जंग कहां जाकर रुकेगी, हर कोई इसी का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले आपको मेहमानों से परिचय भी करवा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर भरत भराई अमेरिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं राजन सर आपका रुख करना चाहूंगी और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस महायुद्ध के 8वें दिन को लेकर के पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही थी, शायद किसी मसौदे पर हस्ताक्षर हो जाए और ये पूरी तरीके से युद्ध पर संघर्ष जो चल रहा था उस पर विराम लग जाए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एमओयू साइन हुआ कि डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कशन तो हुआ ही नहीं। उसके पहले ही ये हमने देख लिया कि किस तरीके से 90 दिन एक दायरा, एक खाका खींचा गया था, लेकिन उसे ब्रेक कर दिया गया और उसके बाद ये 8वां दिन है इस नए सिरे से युद्ध की शुरुआत के बाद, और अभी भी ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। जयंत, सुरभि जी, आई थिंक यहाँ पे बहुत एक रीडिंग ऑफ द बैटल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जानना। और अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें तो ये जो 50 दिन की लड़ाई के बाद, अगर मैं मिलिट्री एनालिस्ट की तरह भी आपके सामने ये मैं अपना एनालिसिस देना चाहता हूँ, इस पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी यहाँ पे काम नहीं कर रही। बेसिकली इट इज़ द मिलिट्री पावर विच इज़ वर्किंग हियर इस लड़ाई में। और हमने ये देखा है कि 50 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने जिस तरीके से और जिस 3000 टारगेट से ज़्यादा ईरान के एड्रेस किए और जिस तरीके से उनका एक्सपेंडिचर हुआ मिसाइल्स का सबका, अब वो उसको रिप्लेनिश करना चाहते थे एट एनी कॉस्ट। इस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए और इसीलिए इस लड़ाई को वो लंबा खींचना चाहते थे, पहली चीज़। दूसरा, कांग्रेस का अप्रूवल उनको 60 दिन की लड़ाई के बाद अगर उनको ये इसको एक्सटेंड करना था इस लड़ाई को, तो वो एक्सटेंड नहीं कर सकते बिकॉज कांग्रेस का अप्रूवल नहीं लिया था। तो इसीलिए इस लड़ाई को उनको 60 दिन के अंदर इसको ख़त्म करना था, एक लॉजिस्टिक पॉज लेना था और फिर उसके बाद ये लड़ाई को आपको दोबारा शुरू करना था। और अगर आप ये इन डेप्थ अगर इसको एमओयू को भी स्टडी करें, ये एमओयू एक तो जल्दबाजी में साइन हुआ, दूसरा इट वाज हेविली लोडेड इन फेवर ऑफ ईरान। तो क्या आप समझते अमेरिकन बेवकूफ़ हैं? वो एक एमओयू ऐसे साइन करेंगे जो सब कुछ ईरान के फेवर में कर देंगे। तो इसीलिए अगर मैं इसको एनालाइज करूं कि 3 शिप्स के ऊपर ईरान अटैक करता है, देखिए आप, और उसको रीजन बनाया जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी ईरान ने इसको काफ़ी अटैक्स किए, अमेरिका ने भी किए, और भी इसको शिप्स के ऊपर अटैक्स हुए। ये सीज फायर के दौरान ऑयल और गैस फील्ड्स पर अटैक्स हुए। उस टाइम तो अमेरिका ने ऐसा अपना रिएक्शन नहीं दिखाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अंकारा में, और अंकारा में ये होता है कि एक नेटो का जो साथ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल रहा था, अब वो साथ उसके साथ मिल गया। अब वो ये अपने आप को एक मजबूत तरीके से इस लड़ाई में दोबारा से घुस सकता है। तो
मैं इसको समराइज करता हूँ अपने इसको एनालिसिस को आपको बताने के लिए कि ये एक तरीका था अमेरिका को टाइम गेन करने का, और अमेरिका ने टाइम गेन किया, और इसीलिए अब ये लड़ाई, अब आप इसको देखेंगे, ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। और ये एमओयू के बारे में तो सब लोग भूल गए। अगर डोनाल्ड ट्रंप पीस चाहता था, इतना उसको कंसर्न था कि एमओयू को करेगा, तो कहीं ना कहीं तो बातचीत का एक विंडो उसको खोल के रखना था। अभी आप देखिए डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर अटैक हो गया। अभी जो डीसैलिनेशन प्लांट्स के अटैक के बाद अब इसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी विंडो अवेलेबल है, बिकॉज पानी, एंड स्पेशली दिस कंट्री, आप इसको देखिए, इस कतार का 99% जो पानी है वो डीसैलिनेशन से आता है जी। कुवैत का ऑलमोस्ट 90%। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो लड़ाई है अब ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली। अब इसने सैंक्शंस के लिए अनाउंस कर दिया है। अब इसने बोला है कि इसको ईरान को भी इंक्लूड करूँ उस लिस्ट में, रशिया सैंक्शंस की लिस्ट में। देखिए ईरान के ऊपर तो आपने इतने सालों से सैंक्शन लगा दिए, क्या फर्क पड़ गया ईरान को? और अभी आप इसको रशिया के ऊपर लगाएंगे और इस चीज के लगाएंगे, और भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। चाइना तो आपको बिल्कुल, वो तो ये जो कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अब क्या होगा, चाइना, रशिया, ईरान अब और मजबूती से साथ आएंगे। और आई थिंक दिस इज द वर्स्ट डिसीजन जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। इसमें जो आने वाला वक्त है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर आनंद स्वरूप सर, अब मैं आपका रुख करना चाहूँगी। और सर, सवाल ये भी बनता है कि पहले अमेरिका की ओर से क्लेम किया जाता है कि हमने ईरान के कई ड्रोन मार गिराए हैं, और उसके बाद ईरान की ओर से क्लेम किया जाता है कि हमने MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया है। तो फिलहाल अगर एयर सिस्टम कंट्रोल्स की अगर हम बात करते हैं, या फिर एयर मिसाइल और ड्रोन्स जो इस्तेमाल इस वक्त दोनों देशों की तरफ से हो रहे हैं, तो इस वक्त दोनों देशों की सिचुएशन क्या दिखाई देती है अब जो ये मुहाना खुला है जो जंग का? सुरभि जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें S-300 S-400 सारी बैटरीज उनकी लगभग डिग्रेड कर दी हैं अमेरिका ने। टोटल मिला के 20,000 बॉम्बिंग्स हो चुकी हैं ईरान के ऊपर। उनके कितने ही जो मिलिट्री साइट्स को कर दिएगा टारगेट। अब लेटेस्ट ये है कि एयर डिफेंस कुछ भी एलिमेंट ना होने की वजह से ईरान के पास में अब यूएसए जो फ्री विल से उनके अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हिट कर रहे हैं। पानी पे जैसे बेसिक पे हिट करना, इलेक्ट्रिसिटी पे हिट करना, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। और इससे क्या वॉर का जो एक जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब सिविलियंस भी इस पर इम्पैक्ट होने लगे हैं। आप देखिए, कम से कम अराउंड 7,400 इनकी डेथ्स हुई हैं, और अमेरिका की खाली 20 ही लोगों की डेथ हुई है जो इनके पर्सनल की। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं, ईरान के पास अभी भी जो उनके ड्रोन कैपेसिटी है, जो शाही ड्रोन्स की जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, वो 400 ड्रोन्स पर डे की थी। और बताते हैं कि इनके पास 80,000 ड्रोन्स का जखीरा पड़ा हुआ था जी। तो अभी 20 मार्च को भी आप देखिए, डाइगो गर्शिया के ऊपर भी इन्होंने वहां से अपनी मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी। तो मिसाइल्स लॉन्च करने यानी कि कैपेबिलिटी, कुछ इनके पास में हिडन कैपेबिलिटी है। और मैं ये मानता हूं कि जॉर्डन पे जो अभी इन्होंने अटैक्स करने शुरू किए हैं, वो एक तरीके से एक टेस्टिंग चल रही है इनकी रेंज की। उसके बाद में हो सकता है कि इजराइल के ऊपर दोबारा पॉन्डिंग शुरू कर दे। और 20 के 20 जो इन्होंने कह लीजिए यूएसए के जो बेसेस हैं वहाँ पे कंट्रीज के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर, उन सबको इन्होंने हिट कर दिया है। 11 इनके जो MQ रीपर ड्रोन्स हैं यूएसए के डैमेज कर चुके हैं ईरान जो है। 3 F-15Es इनके गिरा चुके हैं। तो डैमेजेस तो बहुत कर चुके हैं। बट हाँ, इस वक्त ईरान के पास में एयर डिफेंस के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, उनकी एक फ्री विल से जो अपने लॉन्च कर पा रहे हैं ड्रोन, उससे वो इम्पैक्ट अभी भी अपना बना करके रखे हुए हैं। इस वॉर के अंदर अमेरिका को वो होल्ड कर पा रहे हैं इतने दिनों तक। और कह दीजिए, डायरेक्ट वॉर कोई भी होता है सुरभि जी, तो ये डायरेक्ट वॉर को चलाना किसी भी कंट्री के हक में नहीं होता है, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी कंट्री इसको बियर नहीं कर सकती, चाहे अमेरिका। तो जैसे कोचर सर ने बताया कि ये रीग्रुपिंग के लिए मुनिशंस जो कह दीजिए कि अपने इनकी पैट्रियट मिसाइल्स थी, इन्होंने इतनी ज्यादा खर्च कर दी हैं कि 4 साल में जो इन्होंने यूक्रेन को सप्लाई कर थी, उससे ज्यादा तो इन्होंने पहले 4 दिन के अंदर मिसाइल इंटरसेप्टर जो थे पैट्रियट, उन्होंने उसकी बैटरीज यूज कर दी। तो आप ये देखिए कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अभी फिर अमेरिका के अंदर जो गैलन इनका पेट्रोल है वो 4 गैलन के पास फिर पहुंच गया है। और ईरान को इतना इम्पैक्ट हो चुका है कि आज के टाइम पे एक इंडिया का रुपया वहाँ के 14,250
ईरानी रियाल के बराबर है। तो इतना इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ जाना, उनकी मिनिमम वेजेस $87 पे आ जाना, यानी कि इंडिया के हिसाब से 8,000 रुपये, तो इसके अंदर सस्टेनेबल नहीं है। वॉर बढ़ेगा और अमेरिका ने रीग्रुपिंग कर ली है इसके अंदर थोड़े टाइम के लिए। अभी इसराइल की एंट्री फिर होगी और इसके बाद वॉर बढ़ेगा, क्योंकि इसराइल ने अपने काफ़ी मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो थे ईरान के प्रॉक्सीज थे उसके अंदर उन्होंने काफ़ी हद तक तो उसको अचीव कर दिया। हिजबुल्लाह को तो उन्होंने काफ़ी हद तक गिरा भी दिया और डैमेज कर दिया, डिग्रेड कर दिया है। और लेबनान की गवर्नमेंट भी उनके फेवर में नहीं है, वो खुद ही उसको, जो उनका मिलिट्री विंग है उसको उन्होंने अभी इस बार रिकॉग्निशन नहीं दी, पॉलिटिकल विंग की है। और हमास काफ़ी हद तक फ्रेगमेंटेड हो गया। हाउथीज का थोड़ा इम्पैक्ट है रेड सी वगैरह में, वो चल रहा है। तो एयर डिफेंस के हिसाब से ईरान बिल्कुल डाउन हो चुका है। यूएसए और इसराइल फ्री विल से कर रहे हैं, मगर ईरान की जो एक अपना कह रही है, जो वॉर को उन्होंने रीडिफाइन कर दिया पूरे वर्ल्ड के लिए कि अब मैन्ड फ्लाइंग की जरूरत नहीं है। अपने उनके जो ड्रोन्स हैं उन ड्रोन्स के थ्रू उन्होंने बहुत एक इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर क्रिएट कर दिया। सुरभि जी ठीक है सर, लौट आपके पास भी। अब करोड़े सिंह सर, सवाल ये भी बनता है कि जब हम ये सिचुएशन देखते हैं, जैसे कि अभी राजन कोचर सर भी बता रहे थे कि उन वाटर प्लांट्स पर हमला करना ये कहाँ तक उचित हो जाता है किसी भी वॉर की सिचुएशन में, जब उस पर 90%, 99% लोग आधारित होते हैं किसी एरिया के, और यहाँ तक कि आपको जबकि पता है कि वो रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ लोगों के पास पानी की कमी है। युद्ध में क्या वाकई में सारी चीजें माफ कर दी जाती है, सारी चीजें एक तरफ दरकिनार कर दी जाती है कि सब कुछ चलता है? देखिए सुरभि, राजन सर से सामान्यतः मेरे और राजन सर के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन आज जो राजन सर ने कहा है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सामान्यतः वार होता है वो मिलिट्रीज के बीच में होता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कोलेटरल डैमेज के रूप में वो टारगेट हो सकते हैं, डायरेक्ट टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में जो हो रहा है, और पहले 40 दिन हुआ जो फरवरी में शुरू हुआ था, दोनों ही टाइम में जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया गया, और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर किया गया जिसमें वाटर डिसैलिनेशन है या दूसरे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब को टारगेट किया गया। ईरान ने भी किया और अमेरिका ने भी किया। लेकिन अमेरिका का खुद का नहीं है, वो है दूसरे अरब कंट्रीज का जो ईरान के पड़ोसी देश हैं। ईरान का ये कहना है कि हम टारगेट कर रहे हैं केवल अमेरिकन बेसेस हैं उनको। हो सकता है कोलेटरल डैमेज हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वो अमेरिकन बेसेस को ही टारगेट कर रहे हैं। ईरान ये चाहता है कि अमेरिका क्या दुनिया का गार्जियन है, क्योंकि अमेरिका हर जगह ये चाहता है कि एक अमेरिका स्पॉन्सर्ड ऑर्डर हो। वो केवल ईरान में नहीं, जो दूसरे देश हैं, इवन अरब ममालिक हैं, वहाँ भी अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका स्पॉन्सर्ड ऑर्डर हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अमेरिका पूरी दुनिया का गार्जियन हो गया। यूनाइटेड नेशंस गार्जियन हो, समझ में आता है। तो अमेरिका गार्जियन नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर है, वो असर्ट करना चाहता है। ईरान उसका रेजिस्टेंस कर रहा है, और जो दूसरे अरब कंट्रीज हैं वो ये मान के चलते हैं कि ईरान अगर पावरफुल होता है तो वो उनके लिए थ्रेट हो सकता है। ये तो इनके अपने संबंध हैं। लेकिन जब इजराइल का और ज्यूज का, पैलेस्टाइन का मामला आता है तो सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन अब जो स्ट्राइक हो रहे हैं उसमें अभी तक इजराइल इन्वॉल्व नहीं है, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की ट्रंप की मुलाकात भी नहीं। और मेनवाइल जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने जो इजराइल के अगेंस्ट में कहा है, तो मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका में काफ़ी डिफरेंसेज हो गए हैं। तो ऐसे डिफरेंसेज में ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान को कमज़ोर तो किया जाए, लेकिन वो इस सीमा तक नहीं करना चाहते कि जो इजराइल की इच्छा है, जो इजराइल चाहता है, उस सीमा तक वो करें। तो आगे की क्या स्थिति होगी, क्या इजराइल इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले जो 40 दिन का युद्ध हुआ था तो इजराइल ने शुरू किया था, अमेरिका ने फॉलो किया था। तो अब स्थिति किस तरह की बनती है, मुझे लगता है कि जो अरब कंट्रीज हैं, ईरान के पड़ोसी देश हैं, उनमें एक तरह का पोलराइजेशन हो सकता है। एक तरफ सऊदी अरब है, इजिप्ट है और कतर है,
ये कतर, मुझे लगता नहीं कि ईरान के अगेंस्ट में, कतर को डैमेज बहुत हो रहा है, ईरान कर रहा है, लेकिन बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, ये मेरे को लगता है कि अमेरिका इनको एक तरफ कर दे और उनको एक तरफ। जो भी शक्तिशाली शक्ति होती है, हमें इतिहास बताता है, वो जो दूसरे पावर होते हैं जिनको डोमिनेट करता है उनको डिवाइड एंड रूल होता है, सब जगह होता है, इवन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ये होता है। तो इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन क्या ये कंट्री, दोनों में से कोई सा ग्रुप ही, चाहे यूएई, बहरीन और कुवैत, या सऊदी और कतर और जो दूसरे देश हैं, ये क्या सम्मिलित होंगे युद्ध में? मुझे नहीं लगता कि ये सम्मिलित होंगे, क्योंकि अगर ये सम्मिलित होते हैं तो बहुत ज्यादा एक रीजनल डिजास्टर नहीं, एक ग्लोबल डिजास्टर होगा। अब दूसरी तरफ जो उनके प्रोक्सी जिसको हम कहते हैं, आपने दूसरे देशों का जिक्र किया, दूसरे देशों में तो वो देश भी है जिनका इन्वेस्टमेंट पहले से है वहां पर, लेकिन उसके बाद भी वहां से अभी तक भी रिएक्शंस नहीं मिले हैं। बहुत शांति के साथ में वो इस पूरे संघर्ष को देख रहे हैं, लेकिन चुप्पी साधे, और उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि कुछ रणनीतिक वजह हो सकती है। लेकिन सर, ये इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? क्योंकि उसके बाद हमने शुरुआत में भी देखा था कि किस तरीके से जब एक एक करके अमेरिका की ओर से ये कहा जाने लगा कि आज हमने यहाँ अटैक किया है, कल हम यहाँ अटैक करेंगे, तो फिर इस तरीके से तो ये मामला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। आखिर बाकी के लोग यूनाइट कब होंगे, बाकी के देश यूनाइट कब होंगे? देखिए, जो अरब कंट्रीज हैं वो मिलके कलेक्टिवली ईरान को अपना एनिमी नहीं मान रहे हैं। हो सकता है रूलर अगर मानने की भी कोशिश करें तो वहां का आवाम है वो ईरान के अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में जो पैलेस्टाइन और इजराइल का इश्यू है वो वहां के आवाम में अच्छी तरह से बैठा हुआ है। आप देखेंगे बहुत से जो अरब कंट्रीज हैं उनकी करेंसी में आपके ईस्ट जेरूसलम की जो मस्जिद है उसकी फोटो है। तो जो सेंटिमेंट्स और जो सिंबल्स हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो सब इजराइल के अगेंस्ट में हैं। और अमेरिका को जो कुछ अमेरिका कर रहा है वो ये मान के चल रहे हैं कि ये इजराइल के इंटरेस्ट में कर रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईरान के अगेंस्ट में ये कंट्री तैयार होंगे, और ये तैयार नहीं होते हैं तो क्या अमेरिका ईरान को पूरी तरह से डिवास्टेशन की तरफ ले जाएगा, वो भी मुझे नहीं लग रहा है। क्या नेटो के देश प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होंगे, सेना भेजेंगे, अमेरिका के साथ मिलकर लड़ेंगे, वो भी मुझे संभावना नहीं लग सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो स्टीर मिसेज है या ये वार ऑफ एट्रिशन है कुछ समय के लिए चलेगा, क्योंकि एमओयू को दोनों डिनाउंस कर चुके हैं। ईरान भी कह रहा है हम एमओयू को इस हालत में नहीं मानेंगे, अमेरिका ने वायलेट किया, अमेरिका कह रहा है, ईरान ने किया है। उसमें आप और हम एनालाइज करें तो एक अलग तस्वीर आ सकती है कि किसने एनालाइज किया, वायलेट किया है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें मुझे लगता है कि ग्लोबल लेवल पे ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि एक तो ऑयल, फर्टिलाइजर या जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होगा। वो केवल हॉर्मुज के एरिया में नहीं, वो बेब अल मंदाब में भी होगा। तो उससे और ज्यादा, पहले से ज्यादा बदतर स्थिति बन सकती है। तो ग्लोबल कम्युनिटी क्या ईरान के अगेंस्ट में इकट्ठी होगी, वो भी मुझे नहीं लग रहा जैसी स्थिति बन रही है। और अब की बार पहले की तुलना में अब की बार अमेरिका ने जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में स्ट्राइक किया वो पहले नहीं किया। जैसे चाबहार को, रेलवे के रोड के पुल उड़ाना, सड़कें पे अटैक करना, रेलवे पे करना, और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रशिया के पार्टनरशिप में है उसको भी स्ट्राइक करना, इस तरह का 40 दिन के वार में नहीं किया था। तो जो चाइनीज इंटरेस्ट है किसी न किसी रूप में, क्यों रेलवे वगैरह में सब चाइना की पार्टनरशिप है, चबार में इंडिया का सब कुछ कंस्ट्रक्शन था, बुसर में रशिया है। तो ये जो इंटरेस्ट है इनको टारगेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका का ये इंप्रेशन है कि जो दूसरे बड़े कंट्रीज हैं, रशिया, चीन और भारत, खुलकर अमेरिका के समर्थन में नहीं आ रहे हैं और टेसिटली वो ईरान के साथ किसी न किसी रूप में हो सकते हैं। इसलिए उनके इंटरेस्ट को वो स्ट्राइक कर रहे हैं।
ठीक। लेकिन क्या अमेरिका का कोई ऑब्जेक्टिव पूरा होगा जो पूरी तरह से ईरान को तबाह करना चाहते हैं? मुझे लगता नहीं कि वो होगा। तो कुछ समय तक इस तरह का चलेगा, और जब अरब ममालिक बिल्कुल मना कर देंगे कि हम किसी भी रूप में शामिल नहीं होंगे, जी। तो फिर हो सकता है कि एमओयू को रिवाइव करने का प्रयास किया जाए, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में है। और अगर इजराइल इन्वॉल्व हो गया फिर और ज्यादा हालात बिगड़ेंगे। जी सुरभि। ठीक है सर, अब मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर भरत बराई जी आपका, क्योंकि एक सवाल ये भी कई एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत के दौरान में जो दिखाई देता है, समझ में आता है, उनकी ओर से भी दावा किया गया है कि अब ये दो देशों के बीच में लड़ाई से पहले ये एक तरीके का ईगो की लड़ाई बन चुकी है, और कौन किसके ईगो को सेटिस्फाई कर पाएगा ये इस वक्त सबसे ज्यादा भारी पड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो अपनी ईगो पर लेके जा चुके इस लड़ाई को, या अमेरिका यूनाइटेड स्टेट की लड़ाई तो बाद में बनेगी, लेकिन पहले ये डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी ईगो पे ले गए हैं, जिस वजह से वो इस जंग से वैसे भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर भरत सर? सुरभि जी, जी। प्रेसिडेंट ट्रंप उसके तरीके हैं, उसके साथ काफी लोग सहमत नहीं होते हैं, जैसे वो बोलते हैं, जैसी वो भाषा का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये जो वॉर अभी चल रहा है, मेरा एनालिसिस ऐसा है कि पहले 3 उद्देश्य थे। एक था उसको एटॉमिक पावर नहीं बनने देना, जी। दूसरा था उसके मिसाइल को कंट्रोल करना, और तीसरा उसका था कि उसके जो प्रॉक्सीज थे, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद और हुथीस, उसको कंट्रोल करना। जी। अब देखो मैं बताऊं तीनों, पहला जो और चौथा बन गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नंबर 1 हो गया है। ये जो स्ट्रेटजी चल रही है, मैं बताऊं आपको, सब जो अटैक हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसके रेडार और ट्रैकिंग स्टेशन सदर्न ईरान में हैं, और उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स सदर्न ईरान से लॉन्च कर रहे हैं। तो अब स्ट्रेटजी ये है, नॉर्दर्न ईरान पर इतना अटैक नहीं चल रहा है। जो अटैक है मैरीटाइम फैसिलिटीज, रेडार स्टेशन, लॉन्चिंग स्टेशन फॉर ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, उसके पर हो रहा है। तो उसका सोच ऐसा है कि अगर सदर्न ईरान में ये सब फैसिलिटी को ख़त्म कर दिया जाए तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैक नहीं कर सकेंगे, और उसके जहाज जो जाते हैं उसके पर अटैक नहीं करेंगे। अब ये जो सिविलियन बोलते हैं, मैं उसके बताऊंगा ड्यूअल यूज़। जिनीवा कन्वेंशन में ऐसा है कि सिविलियन स्ट्रक्चर को अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर ड्यूअल यूज़ के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है तो उसको एग्जम्प्ट नहीं है। तो जो रेलवे से वो मिसाइल लाते हैं, रेलवे से ड्रोन लाते हैं नॉर्दर्न ईरान से, और सप्लाईज लाते हैं, अगर ट्रेन स्टेशन और ब्रिजेस उसको ख़त्म कर दिया तो सदर्न ईरान को आइसोलेट कर देंगे। जो सप्लाई नॉर्दर्न ईरान से आता है नहीं आएगा, और उसके जो ट्रैकिंग स्टेशन, रडार, सबको ख़त्म कर दिया जाए तो उसके पर अटैक नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा, अजरबैजान, पाकिस्तान, वहाँ से रेलवे से ईरान में कुछ सामान आ रहा था, तो जो ब्रिज उसे बॉम्ब किए और रेलवे लाइन किए, वो पाकिस्तान और अजरबैजान से आ रहे थे, उसके पर किया कि वहाँ से सप्लाई नहीं आ सके। तीसरा, उसके जो बड़े स्टील प्लांट थे ईरान के, वो तो उन्होंने तोड़ दिए हैं। अभी वो दोनों स्टील प्लांट बंद है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो मिसाइल बनाने के लिए जो स्टील चाहिए वो तो उनको नहीं मिलेगा। हाँ, ईरान के 40 साल में बहुत मिसाइल्स बनाए हैं और अंडरग्राउंड बंकर में किए। आप देखो, तीनों में एक समानता थी। ईरान ने सब अंडरग्राउंड बंकर्स में और बनाए थे और रखे थे। हिजबुल्लाह ने भी अंडरग्राउंड बंकर बनाए थे और टनल्स बनाए थे। हमास ने भी यहाँ बनाए थे। तो तीनों में एक ही स्ट्रेटजी बनाई थी कि एयर अटैक के बचाने के लिए अंडरग्राउंड उसको रखो। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो पहला था एटॉमिक, देखो वो ऑब्जेक्टिव अभी 95% हो गया है, क्योंकि आपको सेंट्रीफ्यूज चाहिए। तो अल्ट्रा हाई पावर सेंट्रीफ्यूज बहुत वाइब्रेशन से सेंसिटिव होते हैं। तो अब बमबारी से उसके सेंट्रीफ्यूज तो नॉन ऑपरेशनल हैं। हाँ, दूसरे बना सकते हैं,
लेकिन अभी उसके पास सेंट्रीफ्यूज नहीं है। दूसरा, वो जो 460 किलोग्राम डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए 60% एनरिच यूरेनियम था, जी। वो कहाँ दबा है किसी को मालूम नहीं है। लेकिन वो शायद अंडरग्राउंड है, उसके लिए काफ़ी बुलडोज़र चाहिए, उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आपने किलोग्राम 450 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम निकाला भी, तो उसका आपका बम बनाना पड़ेगा, उसको वॉरहेड को माउंट करना पड़ेगा, फिर आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। जी सर। तो अभी भी वॉर बिल्कुल बंद हो गया तो ईरान को कभी 5 से 10 साल लगेंगे बिफोर दे कैन मेक वायबल न्यूक्लियर वेपन। तीसरा था वो जो प्रॉक्सीज है उसको ख़त्म कर देना। इजराइल ने हमास और इस्लामिक जिहाद को गाज़ा में ख़त्म कर दिया है, उसके पास कुछ नहीं हुआ है, और हज़बुल्लाह काफ़ी ख़त्म हो गया है। अब हुती के पास क्या है? हुती के पास कुछ ऐसे तैसे मिसाइल थे, लेकिन आप देखें तो ये लड़ाई में हुती ने 1-2 मिसाइल दागी है, दूसरा कुछ नहीं किया है। हाँ, ईरान उसको बोल रहा है कि आप बाब अल मंडेब में बंद कर दो ट्रैफिक, लेकिन अभी वो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसके पास, हुती के पास इतनी क्षमता नहीं है, और वो भी जानते हैं सऊदी अरेबिया और इजराइल उसको बॉम्ब कर उसके पास जो कुछ भी है वो चला जाएगा। दूसरा इजराइल ने किया है, सोमालीलैंड जो ब्रेकअवे है सोमालिया से, उसको इजराइल ने मान्यता दी है अमेरिका की नाराज़गी पर। क्यों? इजराइल ने उसका बेस बना दिया है। और सोमालीलैंड कहाँ है? वो बाब अल मंडप के है, उसके बराबर कॉर्नर में सोमालीलैंड है। तो अब इजराइल ने अपना बेस बना लिया है एयरफोर्स, उसको तेल अवीव या अकाबा से आना नहीं पड़ेगा बॉम्ब करने के लिए, और सामने सोमालीलैंड में एयर बेस से हुती का सामना कर लेंगे। तो आप देखो हुती उसमें नहीं पड़ रहा है, तो उसके काफ़ी उद्देश्य साबित हो रहे हैं। अब ये सवाल है कि ईरान में क्या हो रहा है। उनके अंदर अंदर जो मॉडरेट एलिमेंट है, उसके प्रमुख है पजेस्कियन और उसके जो विदेश मंत्री है अरगाची, दूसरी तरफ है अहमद अल वहीदी और दूसरे कुछ इमाम लोग, वो जैसा सोचते हैं कि सब कुछ चलेगा, जो करना है करेंगे। अब इजराइल इंटेलिजेंस तो बोलती हैं कि मुश्ताबा ईरान में नहीं है, उसको मॉस्को ले गया है। मालूम नहीं है सच या नहीं है, इजरायली इंटेलिजेंस ऐसा बोलता है। और जो स्टेटमेंट आते हैं, कभी किसी ने मुश्ताबा को देखा नहीं है, न उसको स्पीच दिया है, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट आते हैं। बिल्कुल सर। और उसका मानना है कि अहमद वहीदी जो IRGC के कमांडर है, वो और उसके साथी ही वो स्टेटमेंट बनाते हैं और मुत्ता का नाम करते हैं। अभी क्या होगा अगर अमेरिका सक्सेसफुल हुआ कि सदर्न ईरान में जो उसके सब ट्रैकिंग स्टेशन है और मिसाइल स्टेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद खुल सकता है। देखेंगे क्या होता है। ईरान का जो इंटरनल स्ट्रगल है, लेकिन अपने मॉडरेट एलिमेंट पर भी तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके से पड़ा है, क्योंकि एक दिन में महज 7 या 8 ही जहाज वहां से गुजर पा रहे हैं। हाँ, अभी तो बिल्कुल उसके पर असर पड़ी है, लेकिन जो ऑयल की शॉर्टेज आप बताते हो उतनी नहीं है। सऊदी अरेबिया और UAE उससे करीब 9.5 से 10 मिलियन बैरल ऑयल निकला है इतने दिन, और अभी भी जाता है। आप देखो जून महीने में भारत में कहाँ से आया ऑयल? नंबर 1 रशिया से आया, नंबर 2 कहाँ से आया? यूनाइटेड अरब एमिरेट से, और वो फुजायरा की जो पाइपलाइन आती है अबू धाबी से फुजायरा, उससे भी वो चल रही है, और भी ज़्यादा ऑयल लाइन बना रहे हैं। और दूसरा, जून महीने में आप देखो तो अमेरिका ने 5.5 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट किया। सब लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा ऑयल आता है सऊदी अरेबिया से, UAE से, रशिया, ये बात सही है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑयल का आज कौन है? अमेरिका। 15 मिलियन बैरल अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से वो 5 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरे जो ओपेक देश है जिसके पर कंट्रोल था, वो सब फुल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर वो 10-15% ऑयल बढ़ाएंगे प्रोडक्शन, तो उतनी कमी नहीं है। नेचुरल गैस, भारत ने नेचुरल गैस जून महीने में कहाँ से सबसे इंपोर्ट किया? 65% अमेरिका से किया। अमेरिका इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इतनी कम तो है थोड़ा,
लेकिन जो बता रहे हैं कि दुनिया को खत्म हो जाएगी, नहीं, शॉर्टेज पड़ेगी, थोड़ा प्राइस भी बढ़ेगा, थोड़ा कंजर्वेशन भी होगा, तो सर ये एडजस्टमेंट आपदा होगा। में अवसर तो केवल अमेरिका के लिए है। मैं लौटूंगी आपके पास। अब राजन सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जब भी इस तरीके की वॉर सिचुएशन होती है तो वाकई में यह आपदा में अवसर ढूंढना कैसे है वो अमेरिका बखूबी जानता है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जब से इस संघर्ष की शुरुआत हुई है, लेकिन ईरान को लेकर भी कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जिस तरीके से उसने मुकाबला किया है अमेरिका का, वाकई में वो काबिल तारीफ है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी को बहुत पहले से प्लान कर रहा था और शायद यही मुख्य वजह है जिस वजह से वो आज तक टिका भी है। क्या सर अभी आने वाले दिनों में आपको उम्मीद है कि किसी तरीके से इसमें विराम हो जाए इस संघर्ष में, या फिर ये संघर्ष इसी तरीके से जारी रहेगा दोनों देशों के बीच में, और ईरान और किसी तरीके से अपनी रणनीति को और मजबूत कर पाएगा अमेरिका के सामने टिकने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं कुछ टिप्पणी देना चाहता हूँ जो स्पीकर्स अभी इस बोल रहे थे और इससे पहले भी। जी सर। और ये अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट्स नष्ट हुए इस लड़ाई में अभी तक, और मतलब भी हो सकते हैं, बट ये एक ऑफिशियल फिगर है जो इसको एक्नॉलेज्ड है। ये अगर ईरान का एयर डिफेंस इतना ही कमज़ोर था तो इतने सारे एयरक्राफ्ट अमेरिका ने कैसे खोए? और इसको यहाँ पे रशिया का बहुत बड़ा रोल है, चाइना का बहुत बड़ा, बिकॉज वो जो बेदू सैटेलाइट 3 है जो, और उसके जो कॉन्फ़िगरेशन से किल चेन जो इसको एग्जीक्यूट हुआ है, और इसको रशियंस ने भी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की इसको हेल्प की ईरान में, एंड ये इसको नतीजा हमारे सामने है। तो आप इसको आधुनिक लड़ाई में देखिए, इस एयर डिफेंस आपको क्लासिकल नहीं चाहिए होते हैं, आपको उस टाइप के चाहिए होते हैं जो आपका स्टेल्थ की जो पावर है उसको आपको ख़त्म कर देते हैं, आपको नहीं दिखाई देता, उनको आप इसको दिखाई देते हो। तो इस तरीके की एक टेक्नोलॉजी हमने इसको यहाँ पे देखी है। और इसको किस मुंह से अमेरिका, देखिए अमेरिका इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, आई विल लाइक टू स्टेट ऑन योर चैनल। और उसका जब एक डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में आके रेजिना डेलोंग में एक स्टेटमेंट देता है कि हमने चाहते इंडिया को और इसको मजबूत करना, जो हमने गलती चाइना के साथ करी हम भारत से बिल्कुल सर जी। तीसरा, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अभी तक क्यों नहीं साइन हुआ? इसको डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पे 4 बार आ चुका है, वो उसको इनकार करता है साइन करने से। भारत नहीं साइन करना मांगता बिकॉज उस पर आपने इतने इसको टैरिफ लगा रखे भारत के ऊपर, क्या हम इसको बेकार बैठे हैं यहाँ पे? और मैं ये, और अभी इसको रशिया से हमारी डिपेंडेंसी ऑयल की नंबर 1 है, और अब अमेरिका ये इसको बोलता है रशियन सैंक्शन बिल, और आप देखेंगे इसको कांग्रेस पास ही नहीं करेगी। और ये सारी जो इसको वेस्टर्न की प्रोपेगेंडा अभी इसको चल रही है ना कि ये बिल पास हो जाएगा और ये जो उसमें ईरान भी इंक्लूड होगा। मोमेंट आप इसको ईरान वगैरह को इंक्लूड करोगे, आप बताओ क्या कर रहे हो? आप ईरान को, इसको रशिया को और चाइना को इकट्ठा लाने की कोशिश करो। अमेरिका की जो रणनीति थी यूक्रेन में, उसकी वजह से आज रशिया और चाइना एक साथ में मिल गए, बिकॉज पहले रशिया और चाइना के इस टाइप के रिलेशंस नहीं थे। तो दिस वर्ल्ड को अमेरिका ने बांट दिया। और अगर अमेरिका सोचता है ये जो वेस्ट एशिया में जो इसको मिडिल ईस्ट बोलता है, ये इसको यहाँ पे अपने बेसिस को रिटेन कर पाएगा? आप ये इसको देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये अपने इसको बेसिस को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना शुरू करेगा। बिकॉज इन सारे गल्फ कंट्रीज ने देख लिया कि अमेरिका के होने के बावजूद उनको अमेरिका बचा नहीं सका। और हम क्या बात करते हैं, आपने इस ईरान का 90% आपने इसको न्यूक्लियर पावर खत्म कर दिया। ये सारा प्रोपेगेंडा है, आपकी पेंटागन की रिपोर्ट जाके पढ़ लीजिए। उसने इसको बोला था ऑब्लिटरेट कर दिया हमने, कुछ नहीं ऑब्लिटरेट हुआ। जब जमीन के 100 मीटर के नीचे सब कुछ हो रहा है और आपके सेंट्रीफ्यूजेस भी वहीं पे है और आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। और एक छोटा एग्जांपल देता हूं अमेरिका के पावर का। यहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेशन अमेरिका करता है यहाँ पे एक पायलट को बचाने के लिए।
वो स्पेशल ऑपरेशंस होता है नतांज माउंटेन्स के एरिया में, सारा माउंटेनस एरिया है, वहां पे अमेरिका अपने 5 हवाई जहाज खोता है, और जो उसकी जाने जाती है वो उसने पब्लिसाइज ही नहीं किया है। तो आप ये एक सुपर पावर की ताकत, देखो एक बंदे को बचाने के लिए आपने अपने 5 हवाई जहाज खोए, इसका मतलब सर इसमें एक ये बात भी सामने आती है कि जिनेवा कन्वेंशन का जिक्र बार बार हर वॉर में आता तो है, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है? क्योंकि हम तो ये भी देख रहे हैं कि सिविलियन एरियाज में अटैक हो रहे हैं, यहाँ तक कि डिसैलिनेशन पावर प्लांट्स को भी किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ जो वाटर प्लांट्स है प्यूरिफाई करने का काम हो रहा है, मीठा पानी लोगों तक वो खारा पानी को कन्वर्ट करके और मीठा पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, किसी को जीवन देने का काम चल रहा था, लेकिन उस पर अटैक कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। सुरभि जी, एक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, अभी आप क्राइम्स की बात करते हैं, मैं उसकी लिस्ट आपको दे सकता हूँ जी। एक स्कूल पर अटैक हुआ था, इनोसेंट आपके बच्चे, पता नहीं 150 के करीब आपने उनको मारा है जी। और आप को बोलते हैं कि इसको वहां पे IRGC का हेडक्वार्टर था। ये तो मजाक है कि एक स्कूल के अंदर IRGC के हेडक्वार्टर आप 150 बच्चों को ठोक देंगे वहां पे। और इसको दूसरा, अगर आपने देखा, ये इतना डेस्परेट हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप कि भाई इसको ईरान को तो हरा नहीं पा रहा, बिकॉज अभी तक वो अटका हुआ है। आपके 50 दिन की लड़ाई में अगर आप उसको ईरान को चुप नहीं करा पाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 महीने की लड़ाई में आप उसको चुप करा पाएंगे? और इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब आप उसको नेटो के पास चले गए, इसको पहले आपका नेटो भी आपके साथ नहीं था, पर आपने उनको इसको जो भी इसको बहला के और इसको फुसला के इसको नेटो को अपने साथ ले लिया। अब इसको नेटो भी बोलता है हम अमेरिका के साथ हैं। देखो आने वाले वक्त में आपको समझना पड़ेगा दैट इसको मिलिट्री फोर्स is not the solution to problems. Problems have to be resolved by dialogue. इसको आपस में बैठ के आमने सामने बातचीत से होती है। आप इसको जितना इसको नष्ट कर रहे हो ईरान को, आप इसको उतना ही अपने लिए तकलीफ आने वाले वक्त में आप करेंगे, और वो फिर ऐसा होगा कि आपके जितने एलाइज हैं यहाँ पे सब मारे जाएंगे, बिकॉज ईरान उनको नहीं छोड़ेगा, बिकॉज वो सॉफ्ट टारगेट्स है और बहुत पास में है ईरान के, उसको अपनी मिसाइल भी नहीं लगानी पड़ेगी, ड्रोन से काम चल जाएगा। तो मैं ये आपको एक इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। अमेरिकन शुड नॉट जस्टिफाई देयर एक्शन बिकॉज देयर एक्शंस कैन नॉट बी जस्टिफाइड। एक रिजाइम चेंज का एक ऑब्जेक्टिव था जो ये डॉक्टर भरत ने नहीं अपना इंक्लूड किया वहां पे। बिल्कुल। एंड वो जो शुरुआत ही तो इसी से हुई थी। बिल्कुल सर। और हाँ, और पीट हेक्सेट का जो व्हाइट पेपर था और जो उसने कॉन्फ्रेंस ली थी, ये उसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, 3 नहीं थे, और चौथा ऑब्जेक्टिव था कि ये हम इसमें रिजाइम चेंज करेंगे बिकॉज नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को चूरन दे दिया था कि ये इसको आयतुल्लाह को मारने से रिजाइम चेंज ऑटोमेटिक हो जाए। बिल्कुल। एंड इट हैज नॉट हैपेंड। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे बाय द वेस्टर्न मीडिया एंड प्रोपेगेंडा। ये इसको लड़ाई अभी और खींचेगी। आपने क्वेश्चन में से पूछा, ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली है। ईरान अपना डटा हुआ है और इसीलिए वो अकेला नहीं लड़ रहा है। लेट मी अगेन रिमाइंड द पैनलिस्ट हियर, इस ईरान के साथ रशिया और चाइना की ताकत है। वो डायरेक्टली इसको बेशक नहीं इस लड़ाई में है, बट इनडायरेक्टली उनकी जो ताकत है। और लास्ट पॉइंट है, आपने सारे लॉजिस्टिक सेंटर्स का नाम ले लिया। 10,500 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन है जो चाइना से आपका कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान से होके आती है, और उसमें पूरा आपका चाइना से लॉजिस्टिक्स आता है। वहां पे आप इसको कैसे हमला करेंगे, मुझे आप बताइए। तो और वो एक आपके माउंटेन एरिया से निकलती है और आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से वो लाइन आती है और चाइना से आती है, उससे भी सप्लाई हो रहा है। तो डोंट थिंक आपने ईरान को आइसोलेट कर दिया। इट्स नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट ईरान। और अभी ये लड़ाई में आप देखेंगे आगे, एंड हम आपके प्रोग्राम में आएंगे फिर से कवर करने के लिए कि ये लड़ाई एक तरफा नहीं होने वाली। ठीक है सर। अब मैं आनंद स्वरूप सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और जिस तरीके से अभी हम राजन सर से बात कर रहे थे, तो उनका भी ये रुख था कि जो ईरान के साथ इस वक्त हो रहा है और अमेरिका अभी
उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। क्या वाकई में ट्रिगर करने का काम ईरान को हो रहा है कि वो और ज़्यादा अग्रेसिव फॉर्म में वापस इस फील्ड पर उतर रहा है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले बार जो गलतियां हुई थी उनसे रिकवर करते हुए ईरान एक बार फिर तैयार खड़ा है और वो ये कह रहा है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हम पर थोपा जाएगा तो हर बार पलटवार हम करेंगे। ये कॉन्फिडेंस उसे कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि अभी जैसे राजन सर ने कहा कि चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, लेकिन सपोर्ट तो है, चाहे वो खोल के किसी के सामने ना आए। बिना सपोर्ट के ईरान भी इस तरीके से डटा कैसे रह सकता है इतने लंबे समय तक? ये बात अमेरिका समझने को तैयार नहीं है। देखिए सुरभि जी बिल्कुल सही बात बोली। जब तक बैकग्राउंड के अंदर सपोर्ट जो है चाइना और रशिया से नहीं मिलता रहा था, तब तक ये ईरान जो है उसका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ रहा है कि बीच में चाइना के एयरक्राफ्ट जो हैवी एयरक्राफ्ट है वो भी लैंड किए हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल अपना और जो एसेंशियल मिसाइल्स के लिए उनको चाहिए थे पार्ट्स, वो भी वहाँ पे दिए गए, केमिकल्स भी सप्लाई किए गए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनका एयर डिफेंस, जैसे सर ने बोला कि 20 एयरक्राफ्ट स्किल हुए, डेफिनेटली हुए हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 20,000 बॉम्बिंग्स हुई हैं। उस 20,000 बॉम्बिंग्स के पीछे अगर 20 एयरक्राफ्ट का लॉस होता है, जिसमें से 10 एयरक्राफ्ट खाली उन अपना कर्नल को जो वेपन सिस्टम ऑफिसर थे उन्हें रिट्रीव करने के लिए किया गया, तो 2000 बॉम्बिंग्स के पीछे अगर एक एयरक्राफ्ट का लॉस होता है तो इससे पता चलता है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान का सेवरली डिग्रेडेड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कमेंट किया था कि S-300 400 की बैटरीज पूरी खत्म हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है। तो चाइना और रशिया की अगर हम बात करते हैं कि उनका टैसिट सपोर्ट होने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होने की वजह से किल जोन जो है, जो किल जोन मार्क करने के लिए उनकी पूरी टेक्नोलॉजी इनको मिल रही है, जहां पे ये यूएसए के बेसिस को और यूएसए की जहां जहां पे इनके मुनिशंस हैं, जहां जहां पे उनके एसेट्स हैं, उनको हिट करने के लिए इनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कह लीजिए, ऊपर से जो चाइना का जो पूरा सैटेलाइट सिस्टम है वो इनको सपोर्ट दे रहा है और उसकी एग्जैक्ट जो मार्किंग है वो करके बता रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट तो है ईरान के पास में। दूसरी बात, ईरान के पास ओवर ऑफ ईयर्स उन्होंने इतना स्टॉक पाइल कर रखा है अपने पास में, ड्रोन्स जो हैं वो, साथ में कह लीजिए अपना जो उनकी मिसाइल्स हैं, और इस वक्त सरफेस टू एयर मिसाइल्स उनकी एक आखिरी एक होप है जो एयर डिफेंस के नाम के उनके पास में है। तो इन्होंने 31 प्रोविंशियल जो अपना प्रोविंसेस के अंदर IRGC ने पूरा का पूरा अपने आप को बांट दिया और रीजनल सेंटर्स को पूरी पावर दे दी गई। तो उसके अंदर शेयरिंग ऑफ एसेट्स भी, मुनिशंस भी हुआ है। तो मुनिशंस जब सबके पास में है इतने, तो वो शांत तो बैठे हुए हैं, बट कह लीजिए सरप्राइज एलिमेंट अभी भी ईरान के पास में है। ईरान स्टॉक पाइलिंग करके बैठा है, वरना इतना आश्वस्त होकर के कंट्री का बैठना अमेरिका जैसी पावर के सामने थोड़ा इम्पॉसिबल तो है ही है और डिफिकल्ट भी है। तो अगर उसको सस्टेन कर पा रहे हैं, 60 दिन के वॉर के, 60 दिन का बीच में ब्रेक था, उससे पहले 100 दिन लगभग वॉर चला, उसमें उन्होंने किया। अभी भी जैसे ही अमेरिका को स्ट्राइक करता है तो अमेरिकन बेसिस पे जो गल्फ कंट्रीज है उसके अंदर इमीडिएटली 7 to 8 कंट्रीज में अब लॉन्च कर देते हैं। आप देखिए जैसे अमेरिका ने स्ट्राइक किया, इन्होंने इमीडिएटली स्ट्राइक कर दिया। अब अमेरिका ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट करना शुरू किया है, तो वो भी उसी हिसाब से उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये एक अमेरिका जो ईरान का विल है, वो विल जो है वो अभी तक कह दीजिए जो उनका फाइटिंग विल है वो बना हुआ है, वो पीछे नहीं हटे। मगर लॉसेस के साथ में, जो इतने लॉसेस उनके साथ में हो चुके हैं, इकोनॉमी उनकी कह रही है 68% इन्फ्लेशन पे आ गया, मिनिमम वेजेस $87 पर मंथ हो गए हैं पर पर्सन। तो इतने वीकन होने के बावजूद भी कह दीजिए, क्योंकि इस कंट्री के अंदर पीछे से सपोर्ट तो है, और वो सपोर्ट के बगैर देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जब तक साथ में आएगी नहीं और सीनियर पावर्स जब तक नहीं आएंगी, छोटी मोटी जो कंट्रीज पाकिस्तान, कतार अगर मिलकर के पीस टॉक्स के अंदर इंटरवेंशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं शुरू से कई बारी अपनी उसमें बोल चुका हूं, जब तक बड़ी कंट्रीज आएंगी नहीं इस वॉर के अंदर और पीस टॉक्स MOUs के अंदर, वरना ये MOU आप देखिए 17 जून को हुआ था और इसका था कि 16 अगस्त तक चलना था। उसी के बीच में ये MOU को किसी ने उसको ना तो कुछ इज्जत दी, और जब चाहा मन चाहा दोनों ने स्ट्राइक किया। और हाँ, अमेरिका ने Feb 28 को भी स्ट्राइक किया था, और इस MOU के अंदर भी अमेरिका ने ही उसको ब्रेक किया है। तो अमेरिका की तरफ से एक तरीके से उनसे मान नहीं पा रहे कि एज अ वर्ल्ड पावर उनको एक तरीके से थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, वो हो नहीं पा रही। जैसे वेनेजुएला के अंदर एक ही दिन के अंदर उन्होंने पूरी रिजिम चेंज कर दी थी, यहाँ पे जो उनके पूरी की पूरी माइट लगाने के बाद में, इसराइल का उसके साथ में मिल जाने के बाद में, फिर भी हाँ थोड़ा ये है कि प्रॉक्सीज को हिट कर पाए हैं, प्रॉक्सीज को डिग्रेड कर दिया है। IRGC को भी आगे 8 से 10 साल के लिए इसराइल ने अपना वीकन कर दिया कि इसराइल के लिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है सामने। तो ये सब चीज़ों को मिलाते हुए समअप मैं यही करना चाहता हूँ कि यस डेफिनेटली इनको पीछे बैकएंड पे सपोर्ट रशिया और
इनका है ही चाइना का, मगर ईरान अपने आप में भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर वर्ल्ड में एक रिकॉग्नाइज्ड पावर है, और उसने पूरे वॉर के, कह दीजिए कि पूरे वॉर स्ट्रेटजीज को पूरा चेंज कर दिया है, पूरे वर्ल्ड के लिए रीडिफाइन करने के लिए, कि मैंड जो उनका एसेट्स हैं उनके पास नहीं होते हुए भी अमेरिका के शिप्स, कह दीजिए अमेरिका की जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उन सबको वो होल्ड कर पा रहे हैं। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम उनका हिट हो चुका है। सुरभि जी। ठीक है सर। करोड़ी सर, सवाल तो ये भी बनता है कि जब हम जियोपॉलिटिक्स की ओर देखते हैं या फिर हम डिप्लोमेसी की ओर देखते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं पावर शिफ्ट की कोई आशंका दिखाई देती है क्या? क्योंकि अब तक तो हमने हमेशा से अमेरिका को लेकर के ये कहा और ये सुना है कि उसने हमेशा अपने आप को महाशक्ति के तौर पे प्रेजेंट किया, लोगों ने बाकायदा इसे माना, लेकिन क्या ये भूमिका अब कुछ और बयां कर रही है? देखिए सुरभि, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसलिए है कि अगर हमारे में थोड़ा सा भी हिस्ट्री का सेंस हो जी। जब भी कोई मेजर क्राइसिस आया है वर्ल्ड वार जैसा, तो निश्चित रूप से पावर शिफ्ट हुआ है। एग्जिस्टिंग पावर हैं वो खत्म हुए हैं, नए पावर एमर्ज हुए हैं। वर्ल्ड वार के बाद में, वर्ल्ड वार के दौरान यूरोपियन कंट्रीज बड़े पावर थे, वो सब खत्म हो गए, अमेरिका एमर्ज हुआ, यूएसएसआर एमर्ज हुआ। तो निश्चित रूप से ऐसा होता है, लेकिन क्या ये क्राइसिस है, क्या उस प्रोपोर्शन में जाएगा जिसको हम वर्ल्ड वार की तरह से कह सकें? अगर नेटो का इन्वॉल्वमेंट होता है तो निश्चित रूप से ये होगा। जैसे राजन सर ने बताया कि चीन का एक ट्रेन रूट है जो चीन तक कनेक्ट करता है ईरान को सेंट्रल एशिया होते हुए। कैस्पियन सी से रशिया भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन रशिया और चाइना अब मीडिएशन भी नहीं करेंगे समझौता करवाने में। उनके अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन किसी भी हालत में नहीं करेंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पहले 40 दिन जो वार चला था उसके जो कारण थे, एटॉमिक वार वाला मिसाइल सिस्टम, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब थे। अब जो होर्मुज है, और होर्मुज के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पहला देश के नाम संदेश दिया, उनका होर्मुज से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा तो जीरो ऑयल जाता है, जो जिन देशों को नुकसान हो रहा है वो होर्मुज को खुलवाएं। ये पहला देश के नाम संदेश था ट्रंप का। और इस सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, एशिया में, और यूरोपियन कंट्रीज को। अब प्रेसिडेंट ट्रंप खुलवाना चाहते हैं या अमेरिका खुलवाना चाहता है, जिनका डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। क्या उनको सेना नहीं भेजनी चाहिए? क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान है, अमेरिका के या उनके अलाई तो कोई है नहीं अमेरिका की इस समय इजराइल को छोड़ के, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ईरान है वो डेविल है और अमेरिका का कोई डिवाइन मिशन है। इस तरह से प्रोजेक्शन अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका का ये डिवाइन मिशन नहीं हो सकता कि वो इतना अल्ट्रुइस्ट हो जाए कि चाइना के लिए, इंडिया के लिए, जापान के लिए होर्मुज खुलवाए या यूरोपियन कंट्रीज के लिए होर्मुज खुलवाए। ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई मिशन नहीं है अमेरिका का। अमेरिका का अपना सुपर पावर के रूप में असर्ट करना है, एस्टेब्लिश करना है। और अमेरिका को ऐसा लगने लग गया कि हम सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हो सकते, क्योंकि सुपर पावर होने के 6 खंबे होते हैं। सबसे पहला होता है मिलिट्री पावर। अनडाउटेडली अमेरिका मिलिट्री पावर है नंबर 1। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका नंबर 1 है। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिका बहुत पीछे हो गया मैन्युफैक्चरिंग में। एनर्जी के मामले में अमेरिका उतना एडवांस नहीं है जितना कि मिलिट्री और टेक्नोलॉजी में है। डॉलर का डोमिनेशन खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सुपर पावर के अलग अलग पिलर्स हैं, तो उन पिलर्स को ट्रंप साहब सीमेंट करना चाहते हैं, वापस से मजबूत करना चाहते हैं। वो उनकी वाइडर स्ट्रेटेजी है, और उस वाइडर स्ट्रेटेजी के कैलकुलेशन में उनको अपना मिडिल ईस्ट में होल्ड चाहिए, कंट्रोल चाहिए। लेकिन मिडिल ईस्ट के कंट्री ये समझ गए हैं कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो उनको सिक्योर नहीं करती है। तो विशेष रूप से सऊदी अरब, इजिप्ट, टर्की, कुवैत, ये मिलके एक अल्टरनेटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की खोज में हैं, जो हेलसिंकी एग्रीमेंट टाइप जो 1975 में यूरोप में हुआ था,
उस तरह की किसी नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की खोज में है, और अमेरिका ये चाहता है कि इनको आपस में इतना लड़ा दो कि ये अपनी अल्टरनेटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की खोज में न हो। लेकिन उसमें इजराइल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, और इसीलिए अब जो अमेरिका कर रहा है, इजराइल को आइसोलेट करके कर रहा है। लेकिन क्या इसमें अमेरिका को सफलता मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को किसी भी रूप में सफलता मिलेगी। इसके अमेरिका को या तो एमओयू की तरफ वापस जाए, या दूसरा एमओयू किसकी मध्यस्थता से हो। चाइना रशिया नहीं करेंगे मध्यस्थता, कौन मध्यस्थता करे? छोटे कंट्री इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि जो अमेरिका के बिहाफ पे कोई डिसीजन ले ले, या ईरान के बिहाफ पे कोई डिसीजन ले ले, क्योंकि जब समझौता करवाते हैं तो जो मीडिएटर होता है उसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी होती है कि वो कन्विंस कर सके। तो छोटे कंट्री दोनों को ही कन्विंस करने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि या तो पुराने एमओयू को रिवाइव कर लें, वहां तक तो ठीक है, लेकिन नया कोई एमओयू आज की स्थिति में हो सकता है, उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो अब अमेरिका के सामने विकल्प ये है कि वो विड्रा कैसे करे। ईरान में भी डिवीजन है इंटरनल, देखिए लिबरल लीडरशिप है, आईआरजीसी वाला है, लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका में इस वजह से मुझे आपको रोकना पड़ा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े। करोड़ी सिंह सर विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर भरत भराई साहब हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए थे। तो आज हमने महायुद्ध की अब की स्थितियों को समझने की कोशिश की और ये भी जानने का प्रयास किया कि क्या वाकई आने वाले दिनों में किसी भी तरीके से संभावनाएं दिखाई देती हैं कि दोनों देश आपस में बैठकर किसी तरीके से सुलह कर ले, कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर अभी ये संघर्ष और इसी तरीके से जारी रहेगा। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।